ये हमने संघर्ष समिति तो बनाई थी 2003-04 में, लेकिन वहाँ जो है जोशीमठ वाले इलाके में पहले से भी एक जल विद्युत परियोजना काम कर रही थी, बन रही थी। जयप्रकाश कंपनी जो जेपी कंपनी है वो बना रही थी विष्णुप्रयाग परियोजना। तो हमने वहाँ से उसको समझना, जल विद्युत परियोजनाओं को समझना, लड़ना उसके खिलाफ, और हमने देखा कि वो जो है कैसे एक जल विद्युत परियोजना के बनने में पहाड़ का क्या क्या नुकसान होता है ना। तो वहाँ जब वो जल विद्युत परियोजना बन रही थी तो असल में हो क्या रहा है कि पता नहीं आप लोग ने कोई परियोजना देखी कि नहीं देखी, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है आज के दिन पर कि वो एक ग्रीन एनर्जी है ना, सबसे सेफेस्ट है और जो है कोई नुकसान उससे नहीं होता, क्योंकि हम वो बना रहे हैं रन ऑफ द रिवर। ठीक है, तो रन ऑफ द रिवर का अर्थ तो ये समझ में आता है कि ये जो रन है रिवर का, उसका जो प्रवाह है, उसी का इस्तेमाल करते हुए हम बिजली बना रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हो क्या रहा है कि जो रिवर का रन है, उसका जो प्रवाह है, उसको टर्न करके ये परियोजना बन रही है। यानी कि वो बहती है ऐसे, उसको हम डाल देते हैं सुरंग में और सुरंग से फिर बाहर निकालते हैं, तो उसका एक प्रवाह क्षेत्र जो है वो सब बंद हो जाता है। वहाँ रहने वाला जो जीव जंतु या जो उसकी पारिस्थितिकी है उसको सब बदल देते हैं। ये जो सुरंग बन रही है जिसके अंदर आप ये नदी को डाल रहे हैं, उस सुरंग को बनाने के लिए आपको विस्फोटकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बहुत मात्रा में, मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, एक साथ जो है उस चट्टान को तोड़ने के लिए 100 से 150 के करीब ब्लास्ट एक बार में लगता है, और वो सीरीज में, जैसे आपने दीपावली में पटाखे देखे होंगे जो एक साथ फटते हैं, वैसे करके वो विस्फोट होता है। फिर जब वो विस्फोट हो जाता है तो उसका मलबा नीचे आ रहा है। वो मलबा क्या है, वो नदी में या आसपास ही उसको डंप कर दिया जाता है। तो वो मलबे में वो बारूद भी उसके अंदर है। जोशीमठ के सामने जो गांव है, चाई गांव, वो जो है एक ज़माने में, मतलब जब ये परियोजना नहीं आई थी तब जाना जाता था इस बात के लिए कि वहाँ बहुत अच्छा जो है माल्टे की खेती होती थी। वहाँ बहुत अच्छा साग सब्जी उगाते थे वो लोग। वहाँ जो है दूध का अच्छा व्यवसाय होता था, क्योंकि वो जो जगह है वो बद्रीनाथ के रास्ते में है, बद्रीनाथ यात्रा रूट है। तो यात्रा के समय में उनका दूध जो है बिकने के लिए बद्रीनाथ तक जा रहा है। जैसे ही ये परियोजना का काम शुरू होता है और ये टनल में विस्फोट होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो टनल का जो मलबा है उसको डालते हैं वहाँ नदी में या उसके आसपास के जंगल में। वो मक जो है जिसमें कि वो बारूद मिला हुआ है, वो उड़ता है घास पर, घास पत्ती पर, इस सब पर बैठता है, और उसको खाने से उस चारे को उनकी बकरियां मरती हैं। उस समय में, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की, उस समय जो है उनके 450 बकरियां मर गई इस बात से। अच्छा, अब 400 बकरियां आप मतलब सामान्य दिल्ली वालों के लिए तो नंबर्स हैं, बट फॉर अ फैमिली इट इज़ मतलब बड़ी बात है, बड़ी घटना है कि उसके 1-2 बकरी मर जाए तो बड़ा नुकसान। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि उनकी गाय ने वो चारा खाया, और जब उनका बछड़ा होने लगा तो मृत होने लगा, है ना, और या गाय जो है वो बछड़ा हो ही ना उसका, या हो तो मृत होने लगे। तो इस तरह से उनका दूध का व्यवसाय पे असर पड़ा। तीसरा, जो माल्टे की खेती वगैरह सब वहाँ थी, तो उनका, क्योंकि जब ये टनल ऊपर बन रही है, यहाँ ये टनल नीचे बन रही है, तो ये जो ज़मीन है इसका जो वाटर लेवल है, जो उनका ज़मीन का पानी है, वो सब नीचे चला जाता है, उसमें टनल में आ जाता है, तो वो खेती सब तबाह हो गई। तो ये हमने होते हुए देखा है ना। ये तो उसके एक तरह के प्रभाव हैं, बाकी उसके सामाजिक प्रभाव हैं, सामुदायिक प्रभाव हैं, है ना। और जो है जो गांव में पूरी सामुदायिकता खत्म हो जाती है, और पर्यावरणीय प्रभाव है। हज़ारों के पेड़ कटे आपके, और उन्होंने कहा कि साहब इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा इसे, तो इसे ऐसे कंपनसेट किया जाएगा कि जंगल तो कटेगा यहाँ, और क्योंकि जेपी साहब जो ये जयप्रकाश गर्ग थे, रहने वाले थे यहाँ मिर्जापुर आसपास का ही रामपुर के, तो उन्होंने कहा मैं तो गंगा का बेटा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी नुकसान होने दूंगा, तो हाँ कैसे कंपनसेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ यहाँ 1000 या 10,000 पेड़ काट रहे हैं, वहाँ 1 लाख पेड़ लगा देंगे। कहाँ लगाएंगे? मिर्जापुर में। नुकसान करेंगे हिमालय में, तो वो कैसे कंपनसेट होगा? एक पेड़ को बनने में आपके सैकड़ों साल उसका लगता है, आप 100 साला पेड़ को काट करके और एक पौधा लगा देंगे मिर्जापुर में, वो नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये एक नुकसान है। तो आप कह रहे हैं इसको रन ऑफ द रिवर, लेकिन आप उस पूरे नदी का जो कैचमेंट है, उस नदी के आसपास की पूरे उसको वो खत्म कर रहे हैं। एक पूरे गांव की इकोनॉमी, उसकी कृषि, उसका समाज, उसका समुदाय, वो सबको खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा, ये हमने होते हुए देखा अपने सामने। अच्छा ठीक है, मैं तो शुरू में, क्योंकि मैंने जैसे कहा अपने परिचय में, तो सामान्य छात्र राजनीति से आया हुआ था और पत्रकारिता यानी लिखता पढ़ता था। उत्तराखंड आंदोलन में हम मैगजीन निकालते थे आंदोलन के समय में, और ये सब करने वाला। तो लेकिन जब हमने ये देखा और कुछ रिसर्चर्स यहाँ से JNU से गए, दिल्ली से गए, और उन्होंने कहा कि साहब आप बताइए कि इसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है। हमने कहा हमें नहीं पता सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। अच्छा, हुआ क्या इस परियोजना के बनने से? तो हमने बताया ऐसा ऐसा। तो यही तो हम जानना चाहते हैं। तो उनकी तो रिसर्च हो गई, थीसिस पूरी हो गई। तो लेकिन हमारे भी ये ज्ञान में वृद्धि हुई कि ये सामाजिक, ये आर्थिक, ये राजनीतिक, ये सब प्रभाव है। खैर, तो ये हमारी जो जानकारी वृद्धि हुई। तो जब हमारे यहाँ 2003-04 में NTPC की परियोजना की शुरुआत हुई या इसका सर्वे होने लगा, तो हमने फिर ये सरकार के सामने सवाल रखे कि आप इस परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने ये JP कंपनी में ये होते हुए देखा कि वहाँ कृषि खत्म हो गई, जल स्रोत खत्म हो गए, उनके गाय बकरी पर असर पड़ा, उनके घर मकानों पर असर पड़ा, ये सब। तो क्या ये हमारे यहाँ बन रहा है? तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा? नहीं होगा तो बताइए। तो कोई जवाब हमको नहीं मिला। दोबारा हमने वो NTPC वालों से पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। तो जब जवाब नहीं मिलने लगा तो फिर उसके खिलाफ लड़ाई शुरू हुई और बड़ा आंदोलन वहाँ हुआ, और वो इतना व्यापक हो गया। जबकि मैं जोशीमठ में बहुत कम रहा था उससे पहले, मैं तो श्रीनगर गढ़वाल में पढ़ता था अपने गढ़वाल विश्वविद्यालय में, और वहीं से अभी 2000 में जोशीमठ गया था नया। लेकिन जो है वो जैसा आपने कहा कि उसी समय में मैं एक एक घर में जा कर के हम लोगों ने, मतलब वो जो परियोजना का प्रभावित क्षेत्र है, 6-7 गांव हैं, वो लगभग 20-22 किलोमीटर के रेंज में 10-15 गांव। तो उस गांव के इलाके में जितने 10-15 गांव, कोई घर, कोई मकान, कोई आदमी मैंने नहीं छोड़ा 2 साल में जिसके पास में नहीं गया। और इस तरह से मेरा वहाँ परिचय भी हुआ और वो आंदोलन का विस्तार भी हुआ। और उस विस्तार होने से ये हुआ कि वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि जब उस परियोजना का शिलान्यास हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, तो हमारे पहले चुने हुए मुख्यमंत्री थे आपके यहाँ से, नारायण दत्त तिवारी जी। तो तिवारी जी वहाँ जो है उद्घाटन करने आने वाले थे। बड़ी तैयारियाँ हो गई, लेकिन आंदोलन का इतना दबाव था कि तिवारी जी जोशीमठ नहीं घुस सके, जबकि वो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनका कद जो है, मतलब वहाँ हमारे जितने पहाड़ हैं जोशीमठ के, उनसे बहुत बड़ा था, लेकिन वो नहीं आ पाए वहाँ, और उनको अपना कार्यक्रम अंतिम समय में रोकना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हम काला झंडा आपको दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो नहीं हुआ। तो ये उस आंदोलन का प्रभाव हुआ। लेकिन जो सवाल हम लोगों ने रखे कि ये जो परियोजना है ये इतनी खतरनाक साबित होने वाली है, तो उसके पीछे हमारे पास कुछ वैज्ञानिक और कुछ तथ्य थे। तो कभी कभी जो पुराने अध्ययन हैं जो आज से पहले हुए हैं, तो कभी कभी वो आंदोलन करने वालों के काम आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ जो है 1976 में एक कमेटी बनी थी, मिश्रा कमेटी। उत्तर प्रदेश के ज़माने में एक हमारे यहाँ कोई कमिश्नर थे, SC मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा, और उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने अध्ययन किया जोशीमठ के बारे में। वो इसलिए किया कि उस समय भी जोशीमठ में भूस्खलन वगैरह कुछ हो रहा था, तो वो बनी। और हमारी तरह के कुछ साथी वहाँ CPI के कॉमरेड थे, उन्होंने थोड़ा हल्ला वल्ला मचाया, तो कमेटी बन गई। उसमें चंडी प्रसाद भट्ट जी भी उस कमेटी में थे, वो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जी वगैरह। उस कमेटी की रिपोर्ट थी ऐसी कि जोशीमठ जो है एक तो एक मोरैन पे बसा है, यानी कि जो हिमोड़ की मिट्टी है, हजारों साल में जो ग्लेशियर पिघल करके पीछे चले गए, उनके द्वारा छोड़ा गया जो मलबा है, उस मलबे के ढेर पर ये बसा हुआ है। दूसरा जो है, इसके नीचे कुछ मजबूत बोल्डर्स नहीं है, यानी कि एक ही कोई रॉक नहीं। ये जो है लगातार जो है 0.005 मिलीमीटर पर ईयर जो है नीचे खिसक रहा है। अगर इस शहर की लॉन्जिविटी बढ़ानी है, यानी कि ज़्यादा समय तक इसको टिकाए रखना है इस नगर को, तो यहाँ के जो बोल्डर्स हैं उनको नहीं छेड़ना है, यानी कोई विस्फोट नहीं करने हैं। यहाँ जो जल निकास प्रणाली है उसको ऐसा करना है, ढलानों पर पेड़ लगाने हैं, इस तरह की बहुत सारी सिफारिशें की, लेकिन उन सिफारिशों पर कभी कोई अमल नहीं हुआ। लेकिन हमने उस रिपोर्ट को ही आधार बना करके, पहले हम NGT में, ये तब NGT नहीं होता था, उसको बोलते थे क्या, प्राधिकरण, ये
एपेलाइड अथॉरिटी, तो वहाँ हम लोग आए तो वो हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो जन सुनवाई के 1 महीने के अंदर जाना पड़ता है। हमको थोड़ा सा, हमारे यहाँ रास्ता वास्ता ख़राब था अगस्त के महीने में, तो हम 35 दिन में या 36 दिन में पहुँचे, तो इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आप तो 6 दिन लेट आ रहे हैं, आपको 30 दिन में आना चाहिए था। खैर, फिर वो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में ही हमने बहुत सारे जो बात उठाई, ये बातें जो है 2007 तक, तब हमारा आंदोलन करने का थोड़ा तरीका अलग था कि हम हर दिन इकट्ठा होते, हर दिन जुलूस निकालते, महिलाएं पुरुष वगैरह, एनटीपीसी का दफ्तर बंद करते, ये करते, ये सब होता। लेकिन अब वो, क्योंकि 2 साल तक आप कितनी बार जुलूस निकालोगे, कितनी बार दरवाजा उनका बंद करो, कभी उनको घेरे, कभी मंत्री को पकड़ ले, कभी कुछ हो, ये सब चले। तो फिर उसके बाद वो आंदोलन तो रहा, लेकिन वो सड़क पर उस तरह से नहीं रहा। लेकिन ठीक 2009 के दिसंबर महीने में जो आशंका हम लोग व्यक्त कर रहे थे, तो वो सच साबित हो गई। क्योंकि आंदोलन का दबाव था, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम विस्फोट से यहाँ टनल नहीं बनाएंगे, हम टनल बनाने के लिए एक TBM लाएंगे, टनल बोरिंग मशीन। और वो टनल बोरिंग मशीन ऐसी होती है कि वो बड़ी सी मशीन है, इस कमरे से भी बड़ी, 100-200 मीटर लंबी होती है। तो वो एक सिरे से जाएगी और दूसरे सिरे से आएगी, और उस मशीन में ये है, जैसे जैसे वो काटता है वैसे वैसे वो उसको मेंडिंग भी उसकी चलती रहती है, वो सीमेंटिंग वगैरह। लेकिन 2009 में, क्योंकि वो पहाड़ कच्चा है, ये सब है, और ये पहले से GSI ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था, तमाम वैज्ञानिक इसके बारे में चेतावनी दे रहे थे, और हम तो हल्ला मचा रहे थे कुछ भी। तो 2009 के दिसंबर महीने में जो टनल जहां खोद रहे थे, बहुत सुरक्षित जिसको माना जा रहा था, वहां जो है टनल में एक बड़ी चट्टान आकर के गिर गई उस मशीन के ऊपर। उस मशीन का जो वो, क्योंकि वो उसमें कोई वो ऑपरेटर्स नहीं होते हैं, वो कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, तो जो कंप्यूटर सिस्टम जहाँ से ऑपरेट होता है वो उसी के ऊपर गिर गया वो बोल्डर, बहुत बड़ा बोल्डर गिरने के साथ ही वहाँ से एक एक्वीफर वो फट गया। और उस एक्वीफर फटने पर जो है वहाँ से जो पानी निकला, वो पानी को इन्होंने जब नापा वैज्ञानिकों ने, खैर मैंने भी नापा, मैं भी गया वहाँ बाद में, जब आंदोलन हो गया तो फिर हमको ले गए, अरे साहब देखिए वाला जैसा होता है, जो हम अचानक एक समय में जब लड़ते हैं ना आप, तो आपकी जो स्टेटस है वो VIP वाला हो जाता है, बड़ा साहब भी, मंत्री भी आपको कहता है अरे सर। फिर जैसे आंदोलन खत्म होता है फिर कहता है हम तुम्हारी जो भी औकात है वो दो। तो खैर वो तो हमको ले गए, तो हमने भी नापा, तो 600 लीटर पर सेकंड वो पानी निकल रहा था। 600 लीटर पर सेकंड बहुत पानी होता है, तो उतना पानी उससे निकलने लगा, एक्वीफर फट गया, वो मशीन उनकी तबाह हो गई, वो चल नहीं सकती थी अब। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक वो मशीन नहीं चली, ये बात कर रहा हूँ 2010 की, आज हम बैठे हैं 25 में, 15 साल हो गए मशीन वहीं रुकी हुई है। थोड़ा दिन 2012 में वो कुछ मीटर चली, फिर वहीं रुक गई और अभी तक रुकी। अब उस मशीन को तोड़ ओड़ के बाहर निकाल दिया अभी कुछ दिन पहले। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया कि देखिए हम जो बात कह रहे थे वो बात सच साबित हुई, ये हो गया। वो परियोजना फिर बंद रही काफ़ी समय, क्योंकि मशीन वो हो गया इसमें। फिर हम लोगों का आंदोलन, उस आंदोलन की प्रमुख मांग ये थी कि एक तो क्योंकि हमारे जल स्रोत, ये जो एक्वीफर फट गया है, तो इसकी वजह से हमारे सारे जल स्रोत सूख गए हैं, तो NTPC हमारे लिए एक पानी की व्यवस्था करे, पीने के पानी की। दूसरा जो है इस परियोजना की पुनर्समीक्षा हो, ताकि ये मतलब बने नहीं, क्योंकि ये खतरनाक, हाई पावर कमेटी बने, इसकी पुनर्समीक्षा हो। हमारे घर मकानों का बीमा किया जाए, क्योंकि बिल्कुल इसके टनल के बनने से हमारे घर मकानों को खतरा है। ये 4 मांगे उसकी थी, हाई पावर कमेटी बने, पुनर्समीक्षा हो, पानी के स्रोत का वो हो, इस तरह की वो। उस पर NTPC के साथ लंबे आंदोलन के बाद हमारा एक समझौता हुआ। उस समय केंद्र में मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, ऊर्जा मंत्री, उनकी मध्यस्थता में एक समझौता हुआ हमारा और NTPC के बीच में। और उस समझौते में उन्होंने कहा हम आपको पानी देने के लिए तैयार हैं। 16 करोड़ रुपया उन्होंने पानी के लिए दिया। एक हाई पावर कमेटी बनी, जिसमें कि वो भटजी भी थे, चंडी प्रसाद भटजी, मैंने ही उनका नाम रखा था, हमारे विधायक थे ये थे। उस कमेटी की एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग उन्होंने नहीं बुलाई। जब ये बीमा वाली बात हुई कि हमारे घर मकानों का बीमा किया जाए, तो उन्होंने कहा कि जब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब ये होगा। वो रिपोर्ट कभी आई नहीं, क्योंकि कमेटी कभी बैठी नहीं। और क्योंकि एक आंदोलन, जब आप इतना लंबा आंदोलन चलाते हैं, तो वो एक हाइट पर पहुंच करके फिर उसमें एक डाउनफॉल उसका होता है, क्योंकि आप अनंत काल तक तो सड़क पर नहीं रह सकते ना। तो आंदोलन का एक वो होता है कि आप मतलब, जैसे मैं अभी भी जोशीमठ के आंदोलन को मान रहा हूँ कि वो जारी है, लेकिन हम सड़क पर नहीं है, तो हम कुछ और तरह से उसको, तो खैर, तो लेकिन वो समझौता लागू नहीं हुआ कभी।
लागू नहीं हुआ तो बीमा नहीं हुआ। मैं इस किस्से को इसलिए सुना रहा हूं कि अब आप आ जाइए कट टू 2023, जब हमारे घरों में दरारें आप सब लोगों ने देखी, वो भले वो 2022 से आ रही थी, तो जैसे ही 2021 अंत में और 2022 के शुरुआत में होना शुरू हुआ तो हमने सीधा एनटीपीसी को ब्लेम किया, क्योंकि हमने 10 साल पहले समझौता किया था कि आप तब जो है हमारी बात मान लेते तो ये हालत नहीं होती। और ये जो 2022-23 में हो रहा है, इसको हम पहले चेतावनी दे चुके हैं 2005 में, 4 में और 10-11 और ये सब। तो इसलिए जो है, क्योंकि हमारा वो 15-16 साल का काम था, लड़ाई थी, लगातार उस पर बातचीत थी, तो वो थोड़ा सा लोगों को समझ में आ गया। जो हम लोगों ने मेहनत की थी कि हम घर घर गए थे उस समय भी, 2010 में भी, तो लोगों को याद आ गया। मतलब आम आदमी की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लेकिन उनको समझ में आया कि आदमी इतने साल से चिल्ला रहा है, कह रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो ठीक थी, अब दरार आ गई है, सही है। तो इसलिए जो है जोशीमठ का मतलब उसकी आबादी है साहब 20-22 हज़ार। मतलब अगर आपके दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में अगर 10% लोग भी सड़क पर आ जाएं, 20 लाख लोग, तो दिल्ली हिल जाए। तो वैसे ही वहाँ हुआ, 20,000 की आबादी है और उसमें 2,500-3,000 लोग सड़क पर आ गए, जिसकी कि सरकार ने उम्मीद नहीं की थी। मतलब एक दिन का किस्सा, तो जब हमने शुरुआत में पहले एक दिन का मशाल जुलूस निकाला, जब मैं मुख्यमंत्री के पास गया, हमारा विधायक भी लेकर के हम लोग, तो मुख्यमंत्री ने टाइम नहीं दिया हमको। मतलब मैं जैसे उसको बता रहा हूँ कि भाई धामी साहब को कि साहब 500 से ज़्यादा घरों में दरारें आ गई, मतलब मैं अभी 30-40 सेकेंड अपनी बात कह नहीं पाया, वो आगे बढ़ गया कि हाँ ठीक है हम सचिव को कह देंगे। अरे मैंने कहा मैं जोशीमठ से आया हूँ 300 किलोमीटर दूर से, आप सुनेंगे भी नहीं हमारी बात। तो वहीं मतलब वो जो गुस्सा होता वो आ गया, और उसके बाद हमने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब हम आपको बताएंगे कि आप खुद आएंगे हमसे बात करने। और फिर ये हुआ कि हमने जोशीमठ आकर के देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद हमने जोशीमठ आकर के ऐसे ही जैसे ये टाइम है 2-2:30 बजे हमने मीटिंग ख़त्म की, और 2:30 बजे लोगों से कहा कि आप अपने अपने घर जाइए और लोगों से कहिए कि सड़क पर आना है, शाम को मशाल जुलूस निकलेगा। केवल इतनी बात कही है और कुछ व्हाट्सएप में हमने डाला है। 6 बजे हमारा मशाल जुलूस निकला, 1600-1700 आदमी था, ये LIU की रिपोर्ट है। हम तो सोच रहे थे 1000 लोग होंगे, LIU ने कहा कि लगभग 1500-1600 लोग आपके मशाल जुलूस में थे, केवल 2 घंटे के नोटिस पर। लेकिन वो जो है 2 घंटे का नोटिस नहीं है, उसके पीछे वो पिछले 20-22 साल का आंदोलन है, बाकी चीज़ें हैं। तो उसके बाद तो फिर वो बढ़ गया, और मैंने उसी दिन उसी मशाल जुलूस का, अगर आपने वीडियो देखा हो तो छोटा सा वीडियो है वो 1 मिनट का, जिसमें कि ये कहा कि मुख्यमंत्री, अगर ये जोशीमठ की जनता 3 दिन सड़क पर रहे तो ये जो मुख्यमंत्री हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हमारी सुनने को तैयार नहीं है, हम इसको सरकार को भुट्टे पर ला देंगे। और ये हुआ कि जोशीमठ की जनता सड़क पर आई। 5 तारीख को हमने चक्का जाम किया, 4 तारीख को मशाल जुलूस निकला। उसके बाद जो है 8 घंटे बाद प्रशासन हमारे सामने था और समझौता हुआ, एक जो भी हुआ तात्कालिक समझौता कि सारी परियोजनाएं रोकी जाएं, सब कार्य यहाँ बंद हों, सारा निर्माण कार्य पर रोक लगे, लोगों की तत्काल व्यवस्था हो, उनको शिफ्ट किया जाए, उनके भोजन की व्यवस्था हो, प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जाएं, ये सब कुछ हो। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हुई कि लोगों को शिफ्ट किया गया, ये सब हुआ। और 4 महीने के आंदोलन के बाद जो है, मतलब जो मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं था, तो वो 6 तारीख को हमारा ये हुआ, 8 तारीख को मुख्यमंत्री जोशीमठ आया। फिर हमारी उसके साथ ऐसी बातचीत हुई, लेकिन फिर वो बात टूट गई, क्योंकि फिर वो ऐसी बात करने लगे, तो फिर मैं उठ के चला गया। मैंने कहा आपसे कोई बात नहीं हो सकती, और बाकी भी हमारे साथी विधायक थे, मैंने कहा उठिए चलिए नहीं बात कर। विधायक ने कहा कि नहीं, अरे मैंने कहा हो गया ना, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ आए आप, उठिए चलिए। तो उनको भी आना पड़ा, फिर मुख्यमंत्री चला गया। फिर जो है लोगों ने कहा क्या हुआ वार्ता में, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री फिर जोशीमठ आएगा। और सचमुच में ठीक 11 तारीख को फिर मुख्यमंत्री को आना पड़ा जोशीमठ, 2 दिन वहाँ रहना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी बात बनी नहीं। बात बनी अप्रैल में जाकर के 4 महीने के आंदोलन के बाद, और एक समझौता हुआ। उस समझौते में लेकिन जो बातें थी वो अभी तक सड़क ज़मीन पर नहीं है, क्योंकि फिर वो जो मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन सबसाइड होने लगता है, वो सब होता है। फिर मीडिया का भी ध्यान इधर उधर, बहुत सारे उनके पास हिंदू मुसलमान करने को है, तो वो चला जाता है। तो ये मैंने अभी भी एक चैनल पे मैं बात कर रहा था, तो वहाँ मैंने कहा अभी तो आप हैं, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो फिर कैसे बात हो, हम तो लगातार बोलते हैं। तो जोशीमठ वाले में भी अभी हालात ये है जो आप कह रहे थे कि भाई अभी भी वो सब्सिडेंस जो हुआ है 4 फीट 5 फीट से और 9 फीट के बीच में, जो कि इसरो ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा। तो जहाँ वो ज़मीन धंस गई है वो धंसी हुई है।
जहाँ घरों में दरारें थी कुछ घर उसमें से उजड़ गए हैं, टूट गए हैं, कुछ घर खड़े हैं, लेकिन लोगों के पास क्योंकि विस्थापन अभी लोगों का हुआ नहीं, पुनर्वास हुआ नहीं जो हो जाना चाहिए था। इतने बड़े आंदोलन के बाद सरकार ने 1640 करोड़ रुपया देने की बात कर दी, उसमें से 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ, ना लोगों का पुनर्वास हुआ है, ना वो जो स्थिरीकरण का स्टेबलाइजेशन का काम होना था ना वो हुआ है। उस पर लगातार हमारा वो है, बल्कि परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बात कही और लगातार इसको कह रहे हैं कि वो काम हो, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा अगर जो है ऐसी बारिश वहाँ हो जाएगी तो वो पूरा शहर लगभग 70% शहर बह जाएगा। और वो जो नगर है उसका एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक है ना, स्ट्रेटेजिक एक महत्व है। तो ये उसका किस्सा है। लेकिन जो ये हुआ है, अगर इस पर थोड़ा धराली वाला, तो ये जो है तो ये सेम वैसा ही है जैसा कि केदारनाथ में हुआ है, जैसा कि ऋणी वाली आपदा है। भले इसमें अंतर ये है कि यहाँ जो है कोई ऐसी जल विद्युत परियोजना इसके ऊपरी उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ जंगल जरूर कटा है। यहाँ भी वैसा ही वो गॉर्ज है, जो सामान्य जो है पहाड़ी गदेरे हैं, जो बाकी समय में तो बहुत कम उनमें पानी होता है, लेकिन अचानक बरसात में वो अगर ऐसी स्थिति बने, बादल फटने वाली घटना हो, कहीं से ग्लेशियर टूट के आ जाए, तो वो फिर इस तरह का रौद्र रूप रख लेते हैं। तो वही यहाँ हुआ है, ऊपर ग्लेशियर टूटा है, कहीं झील बनी है, जिसको कि एक मतलब एक कॉमन फिनोमिना हिमालय में हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लोव, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाला जो वो है। तो वो फिनोमिना इसमें लग रहा है, और वो जो है उसको ये जो मैं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मौसम के बदलाव ने ये वो कर दिया कि जोशीमठ जैसी जगहों में ही क्या हो रहा है कि किसी समय में तो 12-14 बार बर्फ़ गिर जा रही है ना। एक बार तो हमने गिनी 17 बार बर्फ़ गिरी 2017 में, लेकिन जो है उसके बाद अगले साल नहीं गिर रही है कभी। इस पिछले बार 2000 ये जो गया 24 दिसंबर में नहीं गिरी, 25 के मार्च अप्रैल में बर्फ़ गिर रही, जो कि बर्फ़ का सीज़न नहीं है। तो और बारिश का भी कोई सीज़न नहीं रह गया है, मतलब ठीक है जुलाई अगस्त में बारिश हो रही है, सितंबर में भी हो रही है, अक्टूबर में भी हो रही है, नवंबर में बादल फट रहा है। तो मतलब पूरा जो मौसम का चक्र है वो बदल गया है। वहाँ की वेजिटेशन पे इसका असर पड़ा है, यानी कि जो सेब हम लोग एप्पल का जो ऑर्चर्ड, ये जो हमारा सेब का बाग है, तो वो पहले हम 5000 फीट पर हम लोग सेब उगा रहे थे, 5-5.5 हज़ार फीट पर। अब वो 5.5 हज़ार पर सेब नहीं हो रहा है, वो चला गया 6.5-7 हज़ार फीट पर। जो माल्टा जो है वो 3000 फीट पर, 2000 फीट पर हो जा रहा था, वो 5000 फीट पर हमारे यहाँ हो रहा है। ऐसी चिड़ियाएँ वहाँ मिल रही हैं जो पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी, मतलब पैरट्स वहाँ हो रहा है, कोयल वहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि प्लेन में दिखाई देने वाले पक्षी जो है वहाँ आ गए हैं। फसल का पूरा चक्र बदल गया है। तो मौसम ने जो है पूरा, अब क्योंकि लोग भी उसको महसूस करने लगे हैं, मतलब अभी अरुणाचल वाले कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो है क्योंकि सीलिंग बहुत नीचे है तो ऊपर का पंखा तो लगा नहीं सकते, तो लोग अब बाजार से जो है ये वाला टेबल वाला फैन ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी वही हालत हो गई, पंखा लगाने लगे हैं लोग, जबकि हमारी सीलिंग हमने नीचे रखी होती है जाड़े की वजह से। तो यानी कि गर्मी जो है वो 30 डिग्री तक, 32 डिग्री तक चला जा रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ा वो है, इतना हम सह नहीं सकते। हमारे यहाँ 22, 23, 24 डिग्री साल भर रहता था। हिमालय का अर्थ ये था कि मतलब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, हिमालय का मतलब है हिम का घर, यानी कि जहाँ साल भर बर्फ़ रहती। अब वहाँ 3 महीने बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही, तो हिमालय अपना अर्थ ही खोता जा रहा है, यानी जिसकी वजह से वो जाना जाता था। तो इसके तो एक तो मौसम बदल रहा, दूसरा जो है जो वहाँ पूरा विकास का ढांचा जो खड़ा हो रहा है वो जो है मतलब बहुत असहनीय है। एक तो ये जो बड़ी परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और फिर हमारी जो सरकार जिस तरह की नीतियां ला रही है, उसको जो है एक ही तरह का विकास चाहिए, यानी कि एक रूपता विकास में। मतलब वो रिवर फ्रंट जो है आपका वो वहाँ है, अहमदाबाद में बना हुआ है, और वहाँ कॉरिडोर बना है, ये फला, तो वही आपको बनारस में क्योटो बनाना है, वही जो है अच्छा वहाँ संभव है, अहमदाबाद और बनारस में कोई बहुत अंतर नहीं, लेकिन वो केदारनाथ में क्यों बनाना है? वो 12,000 फीट की ऊंचाई पे, वहाँ भी आप वही रिवर फ्रंट, वही कॉरिडोर क्यों बनाना चाहते हैं? वही सेम चीज़, वैसी ही लाइट बाकायदा, जैसा ये पालिका बाजार में आपकी लाइट चमकती हो, सेम वही आपको बद्रीनाथ में करना है। और वो जो अभी बना है, इनका बना नहीं है अभी, पूरा कॉरिडोर भी नहीं बना, ये रिवर फ्रंट भी नहीं बना, लेकिन इस बरसात में सब डूब गया है। अभी आप बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए, वो नदी पूरा वहाँ तक चढ़ करके आ गई।
बल्कि मैंने अभी डाला है फोटो, वो रेलवे की जो परियोजना बन रही है जिसमें वो 11 किलोमीटर 14 किलोमीटर की सुरंग है, वो वहाँ तक पानी आ गया है, वो सुरंग जो है पानी में डूबने लगी है, वहाँ तक पानी चढ़ रहा है अभी। मतलब पूरी सुरंग जो पूरी रेलवे की परियोजना है, वो सड़क जो है ये बद्रीनाथ हाईवे है, इसके बिल्कुल समानांतर चल रहा है और ठीक वहाँ नीचे नदी है। जरा भी नदी अगर 2 मीटर 3 मीटर ऊपर चढ़ा तो रेलवे लाइन सब साफ हो जाएगी। इस तरह का विकास आप कर रहे हैं। वो अभी टनल्स पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन लगातार उनमें पानी आ रहा है, उनमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनमें लोग मर रहे हैं। पिछली बार वो ऋषिकेश के पास 82 के पास वाली टनल में लोग मजदूर फंस गए। उससे पहले वो जो उत्तरकाशी के पास के सिलक्यारा की टनल में वो 45 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। तो वो विकास का जो ये पूरा ढांचा खड़ा हो रहा है, जिसमें पेड़ों का कटान शामिल है, जिसमें ये बहुत सारा खनन शामिल है, जिसमें कि अत्यधिक विस्फोटकों का इस्तेमाल शामिल है, तो ये जो है मौसम के बदलाव के साथ मिलकर के वो जो खिचड़ी बन रही है, यानी कि जो उसका कॉकटेल बन रहा है, वो और ज़्यादा विनाशकारी पूरे हिमालय के लिए हो जा रहा है। तो ये सरकारों का जो वो नीति है वो इसको ज़्यादा और ख़तरनाक बना दे रहा है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की जो चेतावनी भले वो अतिशयोक्तिपूर्ण है कि हिमालय या हिमाचल पूरे नक्शे से मिट जाएगा, एग्जेजरेशन है, लेकिन बावजूद इसके उसमें आंशिक सत्यता है और पूरे हिमालय के लिए। अभी तो हमने अरुणाचल वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो अब आप लगाइए कि जिन बांध परियोजनाओं की मैं बात कर रहा हूं वह है 500 मेगावाट 530 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट, 430-440 मेगावाट ये हमारा विष्णुप्रयाग, विष्णुघाट पीपलकोटी 370 मेगावाट या कुछ ऐसा, श्रीनगर की एक परियोजना, और भी मतलब ये हैं 400, 500, 700, 500 से ऊपर की कोई नहीं। हिमाचल में भी लगभग ऐसी परियोजनाएं हैं 500, 300, ये नाप्ता झाकड़ी वगैरह वगैरह सबका लेवल यही है 500 के नीचे नीचे है। अरुणाचल में जो परियोजना बन रही है वो 11,500 मेगावाट, यानी कि आप उत्तराखंड के सारी जल विद्युत परियोजनाओं को जितना वहाँ कैपेसिटी है वो भी अभी जो बनी नहीं है, और हिमाचल में जो बन रही है और जो कैपेसिटी है उस सबको मिला लो टोटल, उसका भी दुगुना जो है वहाँ आप बना रहे हैं 11,500 मेगावाट। तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं? आप इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस करके ये सब करके इतना बड़ा मतलब वाटर बम, मतलब एक एटम बम जैसा आप बना रहे हैं। आप तर्क आपका ये है क्योंकि चाइना 60,000 मेगावाट बना रहा है। अच्छा, चाइना 60,000 मेगावाट जो बना रहा है तो कोई एक परियोजना नहीं है वो तो जो उनका वो पहले भी जो उन्होंने वो गॉर्जियस वाला जो क्या बनाया था तो उसी की उसमें वो छोटी छोटी मेरे 500,000 मेगावाट की कुछ 40-50 परियोजनाएं हैं। अब आप दिखा रहे हैं डर 60,000 का और यहाँ 11,500 उसके बेस पे बना रहे हैं। तो ये जो विकास का पूरा एक ही तरह का विकास, बड़े मतलब कि ह्यूज और बड़ा कुछ करने का वो जो, तो ये जो है पूरे उसको और ज़्यादा वनरेबल और ज़्यादा खतरनाक बना दे रहा है। और वो संकट जो है सिर्फ आपके, अगर उसके बात करें आपके मतलब आदमी क्योंकि अपने व्यू पॉइंट से देखता है, यानी मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं वहाँ से देख रहा हूँ, मैं क्योंकि देख रहा हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी ज़मीन जायदाद सब कुछ वहाँ है, तो मेरा हो सकता, आप यहाँ बैठ के देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके भी व्यू पॉइंट से कह रहा हूँ कि भाई आप जो दिल्ली में पानी पी रहे हैं वहीं का पानी आ रहा है ना, वो अगर ग्लेशियर नहीं रहेगा, हिमालय नहीं होगा, तो जो है वो प्लेन में रहने वाले जो उनकी कृषि है भाई, वो तो जो मिट्टी बह के आ रही है, अभी मलबा तो कल परसों उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के मैदानों में बिछ जाएगा, तब वहाँ अच्छी फसल हो जाएगी। तो वो जो है यहाँ वालों के लिए भी, जो मैदान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी खतरनाक है। ये एक सिनेरियो है। अब इसमें जो है और प्लस कर लीजिए, मतलब जो कोड़ में खाद जिसको कहते हैं, वो है जो ये पर्यटन के नाम पर जो हो रहा है। एक तो पर्यटन है, एक वो यात्रा पर्यटन, तीर्थाटन है। उसमें क्या हो रहा है कि सरकार ने अपना वो बना लिया है कि लक्ष्य या उनकी जो उपलब्धि है वो ये है कि इस साल बद्रीनाथ की यात्रा पर इतने लाख लोग आए, है ना, केदारनाथ इतने लाख लोग पहुंचे। वो जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स ही उनको अपनी उपलब्धि लगता है कि भाई ये जो जितना ज़्यादा आएगा ये हमारा, जबकि वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो डेंजरस है, खतरनाक है। हिमालय में वहाँ जो है एक समय में केदारनाथ में अधिकतम 10,000 12,000 लोगों की कैपेसिटी वहाँ है।
वहाँ उतनी ही सुविधा है, वहाँ उतने ही लोग जा सकते हैं, उतने ही लोग रह सकते हैं। नहीं तो हमने केदारनाथ की आपदा में देखा, हमारी सरकार ने जो आपदा में स्वीकार किया वो किया कि 5400 समथिंग लोग मरे। भले 5000 लोग बहुत होते हैं, मरने के लिए एक आदमी भी बहुत है। हमारे यहाँ आज एक ही आदमी मरा है तो हम सुबह से उसी के पीछे लगे, क्योंकि उस गांव में वो एक ही आदमी गांव में 300 लोग रहते हैं, तो पत्थर गिर गया, वो 3 लोग दब गए, एक आदमी मर गया। तो 5000 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन 5000 नहीं मरा, वहाँ उससे ज़्यादा मरा है, क्योंकि एक ही दिन में वहाँ 20,000 आदमी मौजूद था। 3 दिन से मंदिर बंद था केदारनाथ का, वहाँ यात्रा रुकी हुई थी, घोड़े खच्चर वालों ने यात्रा बंद की हुई थी, तो वो 3 दिन के यात्री वहाँ फंसे हुए हैं, 20-22 हज़ार आदमी। तो इतनी बड़ी आपदा आपके सामने आ गई, उसके बावजूद आप जो है पर डे वहाँ 25,000 30,000 आदमी इस सीजन में जा रहा है। बद्रीनाथ में भी 25-30 हज़ार आदमी जा रहा है। मसूरी का यही हाल है, नैनीताल का यही हाल है, वो कैंची धाम एक नया धाम बन गया है, मतलब खैर। तो वहाँ जो है जाम लग रहा है, हज़ारों लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। उसको कैसे मैनेज किया जाए? अब आपने क्या कर दिया, इतनी चौड़ी सड़क बना दी है, उस सड़क पर 3 घंटे में आप ऋषिकेश पहुँच जा रहे हैं, लेकिन उस सड़क पर आप दिल्ली से लेकर के ऋषिकेश तक कहीं कोई पार्किंग नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, ना ऋषिकेश में है ना उसके बीच में कहीं। जोशीमठ के लिए सड़क चौड़ी कर देंगे आप, लेकिन जोशीमठ में पार्किंग नहीं है, औली में पार्किंग नहीं है, नैनीताल में वही हालत है, मसूरी में वही हालत है। नैनीताल मसूरी वालों ने तो लोगों को वापस भेजा इस बीच कि भाई नहीं यहाँ मत आइए, यहाँ जगह नहीं। तो ये जो कुप्रबंधन है कि आप मिसमैनेजमेंट है यात्रा का, वो जो है, और उसके मतलब अभी कांवड़िए जो पहुँचे हैं, सरकार कह रही है इतने करोड़ आ गए हैं, अब लोग कह रहे हैं जितने करोड़ आए हों लेकिन यहाँ इतने लाख टन मलबा जमा हो गया, उसका क्या होगा? तो जो ये वाला जो यात्रा तीर्थाटन पर्यटन जो है, ये जो है इस पूरे सिनेरियो को जो हिमालय का ये वो है उसको और एक अलग मतलब और ज़्यादा उसको पिक्चर को विभत्स बना दे रहा है, और ज़्यादा उस पिक्चर को खराब कर दे रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मतलब मैं पूरी पिक्चर तो नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें फिर जियोलॉजी है हिमालय की, उसका ज्योग्राफी है, उसका भूकंप है, वो प्लेटों का टकराना है, वो सब कुछ है, वो सब है। तो ये एक पिक्चर है। अब इसमें जो है वहाँ के लोग हैं, जो लोग जो हैं मतलब आप कह रहे विकास हो रहा है, एक कोई सवाल पूछ रहा था वहाँ JNU में, तो गांव में सड़क नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में हॉस्पिटल नहीं है। मतलब वो पिथौरागढ़ वाला आप देखिए कि हॉस्पिटल के लिए आदमी आ रहा है, वो सामान्य बीमारी है कि उन्होंने जो है वो जो जिसको मोदी जी खाते हैं वो वाला नहीं, लेकिन दूसरा वाला मशरूम है सस्ता वाला, तो मोदी जी बड़ा वाला खाते हैं 80,000, तो वो मशरूम खा लिया, वो बीमार हो गए, उनको अस्पताल आना है, लेकिन वहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं है। उनको देहरादून लाया जाना था, हेलीकॉप्टर से लाया नहीं गया, वो हल्द्वानी आते आते 2 लोग, एक बच्ची और एक उसकी दादी ये नानी, वो मर गई। ये मतलब केवल वहाँ की कथा नहीं है, पूरे यात्रा रूट की भी कथा है। पूरे यात्रा रूट में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई अस्पताल के ठीक से सुविधा नहीं है। जो लोग यात्रा पे यहाँ से जा रहे हैं वो एकदम से यहाँ मतलब आप 300 मीटर पे रहते हैं, वहाँ आप सीधा 4000 मीटर पे जाते हैं, आपको कार्डियक अरेस्ट होता है, आप वहाँ मर जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर है नहीं सरकार के पास, और सैकड़ों लोग मरते हैं। उसका आंकड़ा भी इस बार जारी नहीं हुआ। पिछली बार तो आंकड़ा था हमारे पास, तो हमने कहा कि भाई इतने लोग मर गए। इस बार सरकार ने ये भी नहीं बताया कितने लोग मरे हैं। इस बार ज़्यादा लोग मरे, जो मतलब हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, मतलब वैसे सोर्सेज के, हॉस्पिटल के सोर्सेज से, इससे तो बहुत सारे लोग तो ऐसे मर जा रहे हैं। तो जो विकास के बारे में आप कह रहे हैं, तो विकास तो ये था कि भाई सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, वहाँ लोगों के लिए अपने घर का जो हमारा माना माल्टा हो रहा है या सेब हो रहा है, या वो उस पर आधारित मतलब प्रसंस्करण का या इसका कोई हमारा उद्योग हो, या ये सब हो, या वहाँ हमारे लिए रोज़गार पैदा हो कि पलायन ना हो। आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब 2500 से ज़्यादा गांव जो है वहाँ ये घोस्ट विलेजेस हैं, भूतहा गांव हैं, यानी गांव खाली हो चुके हैं। वो खाली क्यों हो रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं है गांव में, तो लोग शहरों की तरफ, जो नज़दीकी शहर है वहाँ, नहीं तो फिर वो जो वहाँ के शहर वाले हैं वो खिसक करके देहरादून, और देहरादून वाले खिसक के दिल्ली, दिल्ली वाले फिर।
तो इस तरह का जो वो विकास है वो वहाँ तो पहुँच नहीं रहा है। आपको विकास चाहिए, बड़ी सड़क, बड़ा डैम, बड़ा, लेकिन वो जनता उस विकास के दायरे में, उसके केंद्र में, उनकी चिंता के उसमें नहीं है। तो ये एक सिनेरियो है। तो ये केवल उत्तराखंड की बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब केस हिस्ट्री मेरे पास जोशीमठ की या वहाँ की है, लेकिन ये कमोबेश, क्योंकि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया पीपल फॉर हिमालय करके, उसमें हिमाचल के लोग हैं, अरुणाचल के, सिक्किम के, नागालैंड के और ये जम्मू कश्मीर वाले साथी, हम लोगों ने पीपल फॉर हिमालय करके एक मंच बनाया। तो उसमें जब हम लोग बैठे, बातचीत किया, जोशीमठ के बाद ये सब हो गया 2-3 बार, फिर हम लोगों ने एक चार्टर भी अपना जारी किया, डिमांड चार्टर, लोकसभा चुनाव से पहले। तो जो हमने बातचीत, उसमें स्ट्रेटेजी का एक मामला है, सेना का एक मामला है, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में जो आपसा कानून है ये एक अलग चीज़ है, मतलब और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मोटा मोटा यही सब जगह का कहानी है पूरे हिमालय की। तो ये पूरे ही उसको जो है एक जैसा, वहाँ बड़े बांध वहाँ हैं, बड़ी सड़कें वहाँ हैं, मतलब जो हिमाचल में आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है वो 4 लेन हाईवे और ये सब। तो अब इस बैकग्राउंड में आपको इस आपदा को भी समझना चाहिए जो ये हुई है, और हो ये रहा है कि जब कोई बड़ी आपदा है तब हम लोगों का ध्यान वहाँ जाता है और तभी वो सोचते हैं, जबकि सामान्य समयों में भी लोग जो है इस बात को लगातार कह रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं है, उस पर वो नहीं है। और सरकार का जो रवैया बाकी जगह है कि पूरी मतलब एक रूपता पर ध्यान है कि मतलब नाम बदलने से लेके या बाकी चीज़ों में कि या सब जगह बाथरूम को भी भगवा रंग से रंग देना है टाइप का, तो वो एक रूपता यहाँ तो इस रूप में है कि वो सबको एक जैसा बना। वहाँ हिमालय में भी वो पूरा विकास को एक रूप विकास, सब जगह एक जैसी सड़क, एक जैसा वो अभी मतलब वो जो बद्रीनाथ में बन रहा हो, मतलब सारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का कि वो मतलब बड़ा सा एक वो बन रहा है मॉल टाइप का ही, तो भले वो पहाड़ी स्टाइल में है, वही केदारनाथ में बन रहा है, वही वहाँ बन रहा है, वही गंगोत्री में, वही सब जगह, तो मतलब पूरा एक जैसा बना देना है। जब एक जैसा बना देंगे तो फिर कौन जाएगा वहाँ? वहाँ तो लोग मतलब भिन्नता देखने जाते हैं ना, कि भाई जो हमारे पास नहीं है हम उसको देखने गंगोत्री जाते हैं, या जो हमारे यहाँ नहीं है उसको देखने हम कुमाऊँ में जाते हैं। तो जब सब जगह एक ही जैसा हो जाएगा तो कौन उसको, क्योंकि भिन्नता में जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी तो मतलब खूबसूरती भी है, उसी में सौंदर्य भी है, उसी में, तो आप उसको भी मिटा देना चाहते हैं, मतलब तो वो भी खतरनाक है। मतलब ये भी उसका एक पहलू है। बाकी मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी हो गई शायद जी। एक छोटा सा कि ये जिज्ञासा ये थी कि वहाँ टेरी डैम की है जी हाँ, और कुछ साथियों की ये राय है कि टेरी डैम से जो वाष्पीकरण हो रहा है इसके चलते जो बादल के फटने की जो घटनाएं हैं ये बढ़ रही हैं, तो उसमें टेरी डैम का कितना योगदान है इस पूरे जो आपदाएं आ रही हैं? असल में अब हम लोगों ने इसको कैसे पता महसूस किया, वो ऐसा हुआ कि टिहरी जैसा ही जो है श्रीनगर गढ़वाल में भी एक डैम बना है, मतलब झील है वो, भले वो ओपन चैनल है और वैसे, पर वो झील है बनी हुई है, तो वहाँ साल भर पानी जमा होता है। तो श्रीनगर में, क्योंकि मैं बचपन में ही वहाँ चला गया पढ़ने लिखने और बरसों बरस वहाँ रहा, कॉलेज भी वहाँ किया, तो श्रीनगर में जो है ये था कि जब मई जून की गर्मी हो गई, जुलाई आ गया, अगस्त चला गया, तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर में बारिश, जब आदमी बिल्कुल पक जाता था, तो इतनी गर्मी वहाँ पड़ती थी, तो मतलब वहाँ बारिश बहुत रेयरली, मतलब उस तरह से गर्मी के मौसम में, और बहुत वो था। और अब श्रीनगर में नहीं हो रही बारिश तो कहीं नहीं हो रही है, और जो पहले वहाँ कोहरा लगना ये सब होना जो होता था वो भी सब वो फिनोमिना दूसरी तरह का हो गया। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि श्रीनगर में बनने वाली झील ने वहाँ आसपास के मौसम में, वहाँ आसपास के वातावरण में प्रभाव डाला है, क्योंकि मॉइस्चर बढ़ गया है पूरे उस, तो निश्चित तौर पर ये टिहरी की झील ने भी असर डाला होगा और उस पूरे इलाके को किया होगा। तो वो तो हिमालय में तो ऐसा नहीं कि वो टिहरी क्षेत्र तक ही कोई रहने वाली परिघटना होगी, वो बिल्कुल आसपास पूरा इलाके को कवर करे, तो ये बिल्कुल ये संभव है कि ये जो घटना मतलब हो रही हैं, लेकिन क्योंकि वो उसमें फिर क्यों मौसम बदल भी रहा है, उतना गर्म हो रहा है, तो क्योंकि जो पहले वो कहते थे दक्षिण पश्चिम का मानसून है उसका ये असर होता है, तो अब वो जो है उसका पूरा वो बदल गया, चक्र ही बदल गया है पूरा। तो
और कोई साथी? जी करीब 100 के करीब MOU साइन हुए थे ना, अभी उनका क्या स्टेटस है? किस समय में? मैं 2006-07 के समय मैंने एक बार 2001-2 में तो तिवारी जी के समय में हुए थे, 100 कुछ थे वो, ज़्यादा थे। वो MOU साइन हुए थे ना, हाँ हाँ, वो हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या क्या? कुछ तो हुए। एनटीपीसी की परियोजना उसी MOU का वो है, TSDC वाली वही है। उसके अलावा ये जो उत्तरकाशी में बंद हो गई लोहारी नागपाला, उसी उसमें था। हमारे यहाँ जो है पूरा मतलब ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ और वहाँ नीति तक, चाइना के बॉर्डर तक मतलब ऐसा था कि वो नदी जो है एक सुरंग से निकलेगी, दूसरी सुरंग में जाएगी, तीसरे से निकलेगी, फिर चौथी में चली जाएगी। इस तरह से सीरीज में जैसे बल्ब लगाते हैं ना शादी में हम लोग उस तरह से परियोजनाएं थी। जो टरबाइन्स लगाते हैं ये वो तो। लेकिन क्या हुआ कि जब 2013 की आपदा आई, उसके बाद जो हाई पावर कमेटी बनी, उसमें हम लोगों ने एक केस प्रस्तुत किया। तो हाई पावर कमेटी ने जब कहा कि भाई ये 2000 मीटर से ऊपर जो हिमालय का इलाका है, वहाँ जो है बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए, तो उसके बाद जो है 40-45 परियोजनाओं पर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाई। लेकिन ये लगातार हमारी जो सरकार है धामी साहब की, तो लगातार कोर्ट में और यहाँ जा रही है गृह मंत्रालय में कि भाई इनको खोला जाए। तो अब किसी भी दिन उनकी मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल तो उन पर रोक है 22 परियोजनाओं पर। ये है, पर उसी MOU का वो है, वो जो आप कह रहे हो उसी के तहत। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज क्या अब पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अब वहाँ दो मेन जो हैं, तो उनके बारे में तो पहले जो है जब तक तिवारी जी की सरकार रही तब तक भाजपा को कहा गया ये मित्र विपक्ष है। जब भाजपा की सरकार हो गई तो कांग्रेस को कहा गया मित्र विपक्ष है। उन्होंने उन पर 56 घोटालों के आरोप लगाए, इन्होंने इन पर 65 घोटालों के आरोप लगाए। तो उनकी नीति में कोई अंतर नहीं है, दोनों मतलब वो हैं। कल भी तो एक चैनल पे मेरे साथ थे ये श्रीमान हमारे हरीश रावत जी, तो कोई वो नहीं मतलब उनका परियोजनाओं को लेकर के या इन सब चीज़ों को लेकर के कोई बहुत अलग स्टैंड नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जब ये हमारे यहाँ आपदा आई, और जो मैं कह रहा हूँ पीपल्स फॉर हिमालय वाले, हमने एक चार्टर और वो घोषणा पत्र उसका दिया, कांग्रेस पार्टी को भी दिया, बीजेपी को भी दिया और बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज़ को भी हमने दिया। हमारे यहाँ तो हमारी पार्टी वालों ने तो उसको शामिल किया है अपने उसमें। ये जो खड़गे साहब हैं, इन्होंने देहरादून की सभा में ज़रूर ये कहा कि भाई यहाँ जो आपदाएं आ रही हैं और ये सब, एक लाइन उन्होंने उस पर कही। लेकिन वो सिर्फ जमा खर्च है। मूल तौर पर तो जो परियोजनाओं की स्वीकृति है तो तिवारी जी के समय में ये सब हुआ। उन्होंने तो इसको विकास पुरुष थे ही वो, तो वो कहा। तो बहुत ज़्यादा उनके दोनों के उसमें तो नहीं है। अब बचती है क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर पहले वहाँ UKD की पहचान एक थी, अब कोई बहुत ज़्यादा उनका वो नहीं है। अभी नया कुछ वो हो रहा है, लेकिन अपने कुछ मामलों में तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी हैं, मतलब बीजेपी के करीब। मतलब वो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, वो पहाड़ी मैदानी कर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो है। लेकिन उनका भी इसको लेकर के वहाँ हिमालय और उसको लेकर अभी बहुत उस तरह का हमको दिखाई नहीं देता। जहाँ तक कम्युनिस्ट पार्टियों का सवाल है तो उसमें हमारी पार्टी का तो क्योंकि एक स्पष्ट मत है, और हम लोगों का जो पटना की कांग्रेस है, अगर आपने देखा हो तो उसमें पर्यावरण को लेकर एक अलग डॉक्यूमेंट आया, बहुत डिटेल है, पूरे हिमालय पर भी है वो, और बाकी देश में भी जो ये ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के और तमाम जो हमारी ग्लोबल समिट्स हैं उनको लेकर के भी, तो उसमें बहुत स्पष्ट और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें जो है उसमें रखा गया है, और डॉक्यूमेंट पढ़े जाने लायक है, बल्कि पर्यावरण के छात्र बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। तो हमारा तो ये मानना है उसमें। और बाकी वहाँ और कोई इस तरह का संगठन दल है नहीं जो बहुत प्रभावी हों। और मतलब वो देख लीजिए, आप संसद में देख लीजिए तो हमारी पार्टीज़ का जो वहाँ है वही, क्योंकि हम तो वैसे भी दिल्ली की मिनी कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी है वहाँ उत्तराखंड में, वही सब है बहुत इस तरह की। जी हम लोग क्लाइमेट चेंज में बड़ा लॉस एंड डैमेज पड़ते रहते हैं, इसको लेकर के क्या है आपको इन इश्यूज को जोड़ने की कोशिश की है लॉस एंड डैमेज के साथ? हाँ, वो तो मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर के तो वो है, और जो वहाँ वो है तो मैंने अपनी बातचीत में भी जिसको रखा, तो हम तो लगातार इसको वो करते हैं। बिल्कुल।
जी। अभी जो फिलहाल बल्कि मैं कह रहा था जैसे ना उसमें, एक सेकंड है, तो पहले तो जो है ना बहुत एकेडमिक किस्म की बहस थी ये ग्लोबल वार्मिंग और वाली। अब तो मतलब वहाँ आप आम आदमी से पूछिए, उसको पता है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है ना सामने, उसकी फसल नहीं हो रही है, बारिश का सारा चक्र बदल गया, उसका सारा जीवन का उस पर असर पड़ रहा है। तो लोग जो है जब उसके जीवन पर असर पड़ने लगता है तो वो सीधा कनेक्ट कर पा रहा है उससे। जब हम उसको बोल रहे हैं, मैं अपने भाषणों में वहाँ हम धरने के दौरान कहते थे, तो महिलाओं की, बिल्कुल गाँव के लोगों की भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो गड़बड़ है। तो वो मैं भी जो आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि दो हिस्से उसके बड़े साफ दिख रहे हैं। एक तो वहाँ जो स्थानीय जिस तरीके से विकास हो रहा है उसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा कि जो जैसे बादल फटने की बात हो गई या एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्थानीय लोगों की नहीं बनती है, वो उसमें एक तरह से विक्टिम है, परपेट्रेटर कोई और है। तो उस पर मुझे लगता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल जो क्लाइमेट चेंज का के पीछे की जो वजह है उसको हम लोग कैसे ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब कम से कम उसको चिन्हित तो करें भाई कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में दरार पड़ रही है। कैसे होगा वो तो बैठ के सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। नहीं, उस समय तो जब हमारा आंदोलन, हमने तो आरोप लगाया कि एनटीपीसी कर रही है और एनटीपीसी को इस डैमेज का पैसा देना चाहिए, जो हमारा नुकसान हुआ है तो 20,000 करोड़ रुपए हमने, तो हम उसको कोर्ट की प्रोसेस होती है वो होती है, हम उसमें जा नहीं पाए वो। पर ये किया जा सकता है कि भाई वो किसी को तो उसका जिम्मेदार ठहराया जाए, कोई तो उसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मतलब फिक्स हो। ये जी 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 तो उसमें पता चला कि क्या स्थिति है वहाँ की जी। अभी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा था कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे उसमें हो रहा था कि जो लोग ज़मीन के बदले ज़मीन की बात हो रही थी, अगर कहीं उसी जमीन दिया जाए, और जो उनके घर के जितना बड़ा उनका घर उसकी लागत का कहीं खर्च मिला जाए, तो वो अभी क्या चाहते हैं लोग, कि उस पर कुछ बातचीत हुई है सरकारों के साथ या अभी स्थिति वैसी है? हाँ, तो असल में उस समय तो पहला तो क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये थे कि उनका घर टूट गया था, है ना, उसमें दरारें थी, तो ये हुआ कि भाई हमको घर का मुआवजा मिले, कि भाई घर कैसे बनाएंगे। तो सरकार ने हमसे पूछा कि भाई कैसे मुआवजा दिया जाए, कैसे तय होगा कि कितना मुआवजा देना चाहिए। तो हम लोगों ने मीटिंग करके ये फैसला ये तय किया कि हमको जो है CPWD का जो रेट है मकान का, उसके आधार पर हमको पैसा दिया जाए। तो आंदोलन का दबाव था, ये सब मीडिया खड़ा था हर समय, तो उसकी वजह से सरकार ने वो बात तो मान ली तत्काल कि हाँ ठीक है, CPWD के रेट पे आपको घर का पैसा मिलेगा। हमने कहा कि आप जो है विस्थापन पुनर्वास को लेकर के एक पूरी नीति लेकर के आइए कि कैसे आप उस पूरे जोशीमठ का निर्माण करेंगे, कैसे विस्थापन करेंगे। वो नहीं हुआ। उन्होंने GO जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक तो ये वाला कि घर का पैसा आप ले लीजिए CPWD के रेट पर, या आप जो है घर का पैसा ले लीजिए और ज़मीन कहीं ले लीजिए, वहाँ मकान बना लें, या आप घर और ज़मीन दोनों सरकार आपको बना करके दे, अगर इतना 75 स्क्वायर मीटर और ये सब, और घर के बदले घर, ये ज़मीन के बदले ज़मीन, घर का मुआवजा या ज़मीन का और घर का दोनों का पैसा, ये 4-5 विकल्प उन्होंने दिए। तो हाँ, एक ये था वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि पैसा घर ज़मीन का लो और भाग लो यहाँ से। तो बहुत सारे लोगों ने घर का पैसा ले लिया क्योंकि अच्छा रेट मिल रहा था। शुरू में तो सरकार ने जब देना शुरू किया तो दे दिया, लेकिन जब 3-4 लोगों का पेमेंट हो गया तब लगा तो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कुछ उसमें डेप्रिसिएशन ये सब काटना शुरू किया। उसके बावजूद अच्छा पैसा लोगों को मिला, लेकिन अब ज़मीन का मामला रह गया क्योंकि ज़मीन भी दरक गई है, ये हो गया। तो हमने कुछ जगहें चिन्हित करके बताई कि यहाँ लोगों को बसाया जा सकता है। उन जगहों को सरकार ने जो है 1-2 जगहों को फाइनल कर लिया, लेकिन अभी तक वहाँ कोई प्रोसेस हुई नहीं, क्योंकि लोगों को पूरी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। तो ज़मीन का पैसा ही दे दिया जाता है, उसके बदले ज़मीन दे दी जाती, तो वो अब तक जा चुके होते हैं। तो 250 परिवार अभी भी मतलब असमंजस में वो त्रिशंकु की तरह बैठे हुए हैं कि हमको यहीं रहना है कि कहीं जाना है। 2 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोग तो उन्हीं दरार वाले घरों में रह रहे हैं कि जब तक गिरा नहीं पूरा, जैसे कि हमारी भारतीय वो रहती है कि भाई
उसका सभी कुछ बचा लिया जाए। तो जो लोग गए भी हैं तो उन्होंने खिड़की दरवाज़ा उसका ये ग्रिल फ्रिल बिजली का ये स्विच बोर्ड निकाल ले गए हैं। और कुछ लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि भाई ये जब पूरा ही गिर जाए तभी यहाँ से निकला जाए। और सरकार भी अभी तक मतलब उन्होंने ज़मीन का रेट तय नहीं किया। बहुत सारे लोगों का मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सारे 200-250 परिवार ऐसे हैं जो इस प्रतीक्षा में हैं कि मुआवजा मिले तो हम लोग कुछ करें। तो वो स्थिति अभी फंसी हुई है। वो नीति उन्होंने बनाई नहीं। तो वो क्योंकि वो मैं कह रहा हूँ दबाव का जब वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर सरकार ने क्या किया कि उस आंदोलन के विरोध में भी एक आंदोलन खड़ा करवा दिया बीजेपी के लोगों से। तो उसने भी थोड़ा सा नुकसान किया कि वो दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन फिर से वो चल रहा है, अभी तो रहेगा, दबाव बनेगा। दोबारा से एक लड़ाई की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जी। इस इलाके में क्या भूमिहीन परिवार भी हैं? हाँ, बहुत हैं। मतलब ये इसी में जो हमारा ये आंदोलन चल, इसी जोशीमठ में ही बहुत सारे दलित परिवार हैं जिनकी भूमि नहीं है। अब क्या हुआ कि भाई अब वो गरीब आया गांव से, उसने कहीं पर मकान बना लिया, वो ज़मीन उसके नाम पर थी नहीं। अब आज के दिन पे इन्होंने कहना शुरू किया क्योंकि ज़मीन तो आपकी है नहीं, हम इसका कुछ देंगे नहीं। तो फिर हम लोगों ने उसमें एक डिमांड रखी कि भाई वो जो आपने हमारे यहाँ 1952 के टाइम पे वो बंदोबस्ती जो हुई थी ज़मीन की, हाँ, तो वो दोबारा से हुआ नहीं। तो अगर बंदोबस्ती हो जाती तो वो ज़मीन हमारे नाम पे लग जाती। तो इसलिए जो है, क्योंकि जोशीमठ की एक विशेष परिस्थिति है, आप इसकी लोकल बंदोबस्ती करके ज़मीन इनके नाम पे लगाइए और इनको इसका मुआवजा दीजिए। तो उस समय तो दबाव में उन्होंने मान लिया। डीएम ने कहा ठीक है, हम एक पटवारी एक ये लैंड का ऑफिसर ये सब रखते हैं और इसको करवा देते हैं। मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई, उसमें वो 11 जो हमारी मांगे हैं उसमें वो शामिल है कि लोगों की भूमि उनके मतलब जो भूमि उनके नाम पे नहीं है उनके नाम पे लगाई जाए, इनको इसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिसमें ज़्यादातर ST SC के परिवार हैं, कुछ सवर्ण परिवार भी हैं जिनके नाम पर भूमि नहीं है, लेकिन वो उस मकान पर ज़मीन पर रहे हुए हैं बहुत समय से। तो ये है। और बहुत सारे लोग पट्टा मिला हुआ है, वो जिस ज़माने में वो जो भूदान वाले के टाइम पे जो कुछ पट्टा है कुछ ये है, लेकिन उनके नाम पर वो नहीं हो पाया है। तो वो दिक्कतें हैं। वो तो बहुत सारी जगह उत्तराखंड में वो है ही, मतलब भूमिहीन वाला ये काफ़ी है। और अब तो जो सवर्ण तबका भी है वो सेना में हमारी भूमि चली गई, परियोजना में चली गई, इसमें चली गई। और क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो ज़मीन लोगों ने बेच दी। तो बहुत सारे लोग तो मतलब वैसे भी भूमिहीन हो गए। पहले भी कृषि भूमि हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में ही 5% का आंकड़ा है कि प्रत्येक परिवार के पास, और अब वो और कम चला गया। अब तो 2.5-3 नाली, मतलब 200 स्क्वायर मीटर की एक नाली होती है, इतनी ज़मीन परिवार के पास है। और जंगल की भूमि बढ़ती जा रही है क्योंकि जो ज़मीन किसी की नहीं वो जंगल की हो जा रही है। उत्तराखंड जब अलग हुआ था शायद 68% जमीन फॉरेस्ट लैंड था, अभी 74%। नहीं, पहले 65 था, हाँ, अब थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है, कम हुआ है। जो जमीन जैसे लोगों ने जो छोड़ दी है, हाँ, जिसमें कुछ ये किया है उन्होंने, लेकिन असल में बहुत सारी जमीन अधिग्रहण हुई। उसमें जैसे परियोजना बन गई हमारे यहाँ, तो बहुत सारी जंगल की भूमि सड़क पे परियोजनाओं में इसमें गई है, तो वो हुआ है। लेकिन हाँ, ये आप कह रहे हैं कि कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं कि जो ये सिविल लैंड जिसको कहते थे या रेवेन्यू की जो भूमि थी वो भी जंगल की भूमि में तब्दील उन्होंने कर दी है, ये भी हुआ है। तो पहले 65% से या 66% था, अब वो थोड़ा कम होकर के कुछ 60-62 के लगभग ऐसा कुछ है आंकड़ा। लेकिन और जगहों के मुकाबले हमारे यहाँ पहले के हिमाचल या किस जगह से कहाँ है वो आंकड़ा जो हमारे यहाँ ज़्यादा जंगल की भूमि है, तो वहाँ है मध्य प्रदेश में नहीं, सबसे ज़्यादा है। हाँ। जो उसमें विस्थापितों के लिए जो शेल्टर वाला भी बहुत हाँ। चला था ना, उसका क्या नहीं, अब असल में जब हमारा वो 5 तारीख जनवरी का जो चक्का जाम हुआ उसमें समझौता था, तो हमने कहा कि भाई आप हमको 200-250 प्रीफैब बना के दे दीजिए। प्रीफैब इसलिए कहा गया था कि वो तत्काल तैयार होता है, और जो है जब तक हमारा विस्थापन पुनर्वास नहीं होगा तो वहाँ आदमी 6 महीना साल भर रह लेगा। जिस दिन वो हो गया स्थायी तौर पर, तो आप अपना उसका कील कांटा खोलिए और अपना ले जाइए, और हम भी अपने घर में चले जाएंगे। उस दिन तो हमारा वो डीएम था, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल ठीक है, हम 2000 बनवा देंगे NTPC से, फिर THDC से 2000 बनवा देंगे, तो 4000 की घोषणा हो गई।
4 नहीं बने वो 4 महीने के आंदोलन में, जब बहुत दबाव, सारे अखबार वाले, टीवी वाले पूछते डीएम से कि क्या हुआ क्या हुआ, तब उन्होंने जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर 16 बनवाए। 16 कैसे बने हैं वो जो है एक प्री फैब बना है 17 लाख रुपए का। हमारा जो उनसे कहना था वो 3-4 लाख रुपए का था। अस्थाई मतलब टेंट में क्योंकि नहीं रह सकता, जोशीमठ ठंडी जगह है, बर्फ गिरती है, तो लिहाजा आप प्री फैब बना दीजिए। जो उन्होंने 17 लाख का एक बनाया, वहाँ जो है मतलब वो बना तब जबकि मतलब पूरा वो सब निपट गया। किसी आदमी ने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया, एक भी नहीं। और आज वहाँ गाय रह रही हैं 17 लाख रुपए खर्च होने के बाद 16 बने। तो ये उनका आपदा प्रबंधन होता है। वही मैं कहना चाह रहा था इनसे कि भाई जैसा आप प्रबंधन करते हो हम पिछले 25 साल से देख रहे हैं, हम तो इसी काम में है ना। हमने तो उत्तरकाशी की आपदा देखी, हमने जोशीमठ ये चमोली के भूकंप देखा, हमने ऊखीमठ का देखा आपदा, तो हम तो आपदा में ही मतलब जी रहे हैं हर साल। तो आप हमको क्यों प्रबंधन सिखा रहे हो? हम रोज देखते हैं कि तो जैसे आपदा आती है उन्होंने कहा हाँ इतना चावल इतना इकट्ठा ये भेज दो, कंबल दे दो, हो गया आपदा खत्म। तो ये जी हो गया। और कोई सवाल? अच्छा बस अभी इसी सिलसिले में जी। जो इनका सवाल था वो जी 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 कि ये जो आप जो बोल रहे हैं कि आपदा अभी है, पहले और अब का जो आपदा आ रही है जी उसमें कितना फर्क, पहले कम था अभी बढ़ा है, या अब कम है पहले ज़्यादा? मतलब तुलनात्मक तौर पर 1-2 आपदा की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। मतलब पहले जो साल में 1 या 2 कहीं घटना हो रही थी, अब साल में कई सारी घटनाएं, आप याद नहीं रख सकते। मैं पिछले बार जो है किसी तो इसे गिनवाया था तो एक ही महीने में बल्कि एक ही दिन में, आज भी जो कल घटना हुई है तो आप सबका ध्यान धराली पे, लेकिन कल ही के दिन पर जो है जोशीमठ के पास एक सड़क टूटी है, वहाँ रेणी में वो हुआ है, मतलब जो चिपको का गांव है उसके पास सड़क टूटी है। जोशीमठ के बिल्कुल नज़दीक 3 किलोमीटर दूरी पर जो है बिल्कुल एक भूस्खलन आ गया है, एक जगह वो चट्टान गिर गई, लोग मर गए हैं। यहाँ टिहरी में हुआ है, देवप्रयाग में नदी का जल स्तर बढ़ गया है, ये कुमाऊं में जो है तमाम रास्ते बंद हैं, बागेश्वर में वहाँ आगे पीछे बहुत सारे रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग है, एक और क्या है चंपावत के पास, तो वो मार्ग बंद, मतलब इधर हिमाचल में पूरे हिमाचल में ये सब हुआ है। तो मतलब जो है वो एक बड़ी जगह हमारा ध्यान जाता है लेकिन बाकी जगह से वो ध्यान हट जाता है। तो एक ही समय में बहुत जगह हो रहा है, ये एक ही है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी जो है, क्योंकि आज से 20 साल पहले, बल्कि अभी तो ये धराली वाले में अगर आप देखें तो 2022 का लोगों ने फोटो जारी किया, मैंने भी लगाया है वो फोटो, तो 2022 में वो जो बस्ती है वहाँ कुछ ही मकान दिखाई दे रहे हैं, 15-20 मकान गिन करके लोगों ने चिन्ह लगाए हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे। आज के दिन पर वहाँ 50 मकान है 3 साल के अंतराल में। यह जोशीमठी में हमने जो है एक जब जो आपदा थी हमारी, तो हमने 1890 का एक फोटो जारी किया। तो 1890 में वहाँ जो है पूरा एक ढलान है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली दिखाई दे रही है। हमने 2022 में उसी स्पॉट से, जिससे उस अंग्रेज फॉरेनर ने, अमेरिकन ने फोटो खींचा था, उसी स्पॉट पे खड़े होकर फोटो खींचा और उसको जारी किया। इतने साल में 2022 आते आते तक वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, घास का पत्ता नहीं है, सब पे मकान हुआ है। ये लगातार जो है ये बस्तियां बढ़ी है। तो अब उसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है। जहां पहले जो है बारिश हो रही थी, बाढ़ भी आएगी तो 2 घर बहेंगे, 4 घर बहेंगे, और अब जो है वो 4 की जगह 40 हो गए हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया है ना। अब आप आपदा में क्या तस्वीर देख रहे हैं, आप गाड़ियां दौड़ती हुई, उसमें बहती हुई, डूबती हुई, क्योंकि घर घर में गाड़ी है। तब बमुश्किल से साइकिल होगी लोगों के पास, या वो भी नहीं होगी पहाड़ में। तो अब जो है उसका नुकसान का वो भी दायरा भी उसका बढ़ गया है, ये ज़रूर हुआ है। तो और हमारी सरकारों की तैयारी का जो सवाल है, तो उसका उदाहरण तो हम लगातार देते हैं। वो 1890 वाला जो आपदा है जिसमें कि गोणा ताल फट गया और उसमें पानी झील में जमा हो रहा है काफ़ी दिनों से। अनुमान लगाया गया कि अगस्त इतनी तारीख तक को जो है ये ताल फटेगा और बाढ़ आ जाएगी। ये जगह है चमोली के पास में कहीं, है ना, मतलब चमोली से आगे एक जगह है गोणा, वहाँ झील है, उस झील में पानी जमा हो रहा है। अंग्रेजों के ज़माने की बात है, उन्होंने अनुमान लगाया कि ये इतने दिन में ये फट जाएगा और बाढ़ आएगी।
उन्होंने उस 3 महीने में क्या तैयारी किया है, मतलब साल भर में उन्होंने ये तैयारी किया कि उस रास्ते के सारे पुल खोल करके निकाल लिए। वो जो उनके वो वाली लाइन थी जो टेलीग्राफ वाली, उसको खोल लिया। वहाँ नदी के किनारे की बस्तियाँ खाली करा दी, सब कर दिया। जिस दिन वो ताल फूटा, बाढ़ आई, एक आदमी उसमें नहीं मरा, एक पुल नहीं बहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, एक साधु मरा। जो साधु गया उस बाढ़ के आ गया, उसने कहा गंगा माई मेरा क्या बिगाड़ रही है तुम मेरी, तो वो ही एकमात्र साधु बहा, नहीं तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये है तैयारी। और अब क्या है, क्योंकि सरकार के तो ये अभी वो फोटो ऑफ होगा और एनडीआरएफ चला गया, एसडीआरएफ चला गया, आईटीबीपी चली गई, सेना चली गई, करती वो कुछ नहीं है। क्यों? 2021 का हमारा उदाहरण है, मतलब हवा में बात नहीं है। 2021 में ऋणी में आपदा आई, आपने ऋणी नहीं देखा, किसी ने टीवी के पर्दे पे वो टनल दिखाई दी, आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, आर्मी बिल्कुल आप हटी, आर्मी जो है अभी टनल के अंदर से लोगों को निकालेगी। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया, एक आदमी बाहर नहीं आया। अब आर्मी हटा दी गई है, अब आईटीबीपी लगा दी गई है। तो आईटीबीपी के एक वो जो महिला अफसर है वो टीवी पर दिखाई दे रही है, हमारे लोग लगे हुए हैं, अभी हम जो है लोगों का रेस्क्यू कर देंगे। और बिल्कुल आदमी पहुंच गया, ये हो गया वो हो गया, एक आदमी नहीं बचा। 24 घंटे बाद अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ को, अब आईटीबीपी हट गई है, सेना हट गई है, अब एनडीआरएफ लग गया। फिर उन्होंने लोगों को हटाना शुरू, हम अभी निकालते कुछ नहीं। जब 4 दिन ऐसे बीत गए और टीवी के पर्दे पर वो टनल दिखाई दे रही है, मीडिया दिखाई दे रहा है, ये सब हो रहा है, उसके बाद 4 दिन बाद पता चला कि ना आईटीबीपी ना आर्मी ना ये कुछ, किसी के पास जो है उस टनल का नक्शा ही नहीं है। तब एनटीपीसी को बुलाया गया कि भाई वो नक्शा तो बताओ, टनल है कहाँ, क्या क्या है। तब उन्होंने बताया कि इस टनल के इतने सेक्शन हैं, इतना वो है, वहाँ लोग फंसे हुए हैं। नहीं तो एनटीपीसी को तो उन्होंने किनारे कर दिया, नहीं तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं, हम अपने आप देखेंगे। और टीवी पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल आर्मी आईटीबीपी लगा है, फला हो कुछ नहीं रहा, वहाँ शून्य, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये डिप्लॉय होता है, इस तरह से टीवी के लिए सब बनाया जाता है। और वहाँ आदमी जो है वो, जब हम डीएम से इससे बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालिए, तो हमारी जो डीएम है, आजकल वो पौड़ी की डीएम हो गई, तो जो है वो कह रही, हाँ सतीश जी आप बताइए कहाँ पे खुदवाएं, हम कहाँ पे जेसीबी लगाएं। अरे आप बताइए कि कहाँ पे लगाएं। तो ये मतलब जो है बहुत ही नॉन सीरियस किस्म का वहाँ होता है, जो अफसर होता है, जो बाकी होता है, उनको कोई संवेदना उनकी नहीं होती है, बहुत संवेदनहीन तरीके से ये सब होता है। तो जो आप कह रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, और उसके मुकाबले सरकारों की संवेदनहीनता भी बढ़ गई है। तो ये सब मिला करके उसको और ज़्यादा जो है गंभीर बना दे रहा है पूरी स्थिति। तो जानकारी मिलती रहती है ना? जी हाँ, वही वहाँ पर इतने सारे, हाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। कल का भी वही है, 10 मिनट के अंदर सारे। हाँ, अरे मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? टीवी में प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ देखो तो बंटवारी में ही फंसे पड़े हैं, सुबह से पहुंच ही नहीं पाए होंगे, बहुत जल्द सवाल ही नहीं, कैसे जाएंगे, रास्ता ही बंद है, पत्रकार सब फंसे हुए हैं, वो हमारे साथी लोग वहाँ गए हैं, वो सब फंसे हुए हैं। फंसे, कोई पहुंच ही नहीं पा रहा वहाँ तक। जो वहाँ के लोकल है वही कर रहे हैं किसी तरह रह सकते। हो गया प्रेम भाई जी? समझने के लिए आज के मैं पिछले दिनों दौड़ गया था, जी सड़क के किनारे जो लैंडस्लाइड जोन्स हैं वहाँ पे पता नहीं कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो पता नहीं बोल्डिंग जाल लगा रहे हैं। जाल लगा रहे हैं, क्या है और क्या ये टिकाऊ है, मतलब कुछ इस पे? मेरे पास फोटोग्राफ हैं कि वो जाल लगे हैं, 3 महीना हुआ है, वो उखड़ गए हैं, है ना। किसी को ठेका मिला होगा जाल का, कोई अपना ही आदमी होगा, वो गडकरी साहब का, क्योंकि वो जो सड़क है 4 धाम वाली, उसके लिए तो मैंने कहा, लिखा, बोला कि वो गडकरी साहब ही को, उनके साथ तो हमारी मुलाकात, तो मैंने कहा इस सड़क जो है, जैसा हमारा लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये सड़क गडकरी जी की, गडकरी जी के लिए, गडकरी जी के द्वारा, उन्हीं के ठेकेदारों की, उन्हीं का सीमेंट, उन्हीं के आदमी, और उन्हीं के लिए वो सड़क बन रही है, कुछ नहीं। मतलब ये आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो कह रहा है इस बात को कि इस सड़क के बनने से पहले 3 या 4 मेन स्पॉट थे, भूस्खलन के जोन थे, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक। वो खुद कह रहे हैं कि 43-45 स्पॉट्स हो गए हैं भूस्खलन के, और वो सारे सक्रिय हो गए। आज मैं जब फ़ोन पे बात कर रहा था, वो कह रहे थे भाई जी वो सारे स्पॉट्स कम से कम 14 जगह ऐसी हैं जहाँ वो आ गया है, मलबा आ गया है, आने वाला है। और जिस
फोटो को गडकरी साहब ने ट्वीट करके अपनी पीठ थपथपाई थी तोता घाटी वाली, वहाँ तोता घाटी के ऊपर जो है बड़ी दरार आ गई है, वो पूरी सड़क खत्म होने वाली है, यानी कि बद्रीनाथ की यात्रा बंद होने वाली है कुछ साल में। अगर वो चट्टान आ गई तो आज भी कह रहे हैं बड़ा खतरा है उस पर, तो वो पूरा रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो आपने ऐसा कर दिया, क्योंकि कोरोना में क्या हो गया कि सारे लोग बंद हो गए अंदर, उनको फ्री हैंड मिल गया, उन्होंने जबरदस्त विस्फोट वहाँ किए और वो सड़क जो है मतलब इतनी थी उसको बना दिया इस कमरे के बराबर चौड़ा, और अब जो है वो खतरा होने लगा है। तो ये जो वो है जो आप कह रहे हैं कि वो वहीं की बात नहीं है पिथौरागढ़ की, वो सब जगह वो लगा रहे हैं, कहीं वो टिक नहीं रहा है, पता नहीं किसका ठेका होगा, वो कर रहा है, वो फिर उखड़ जा रहा है। उससे कहाँ उन बोल्डर से पहाड़ टिकने वाला है। पहाड़ टिका हुआ था इसलिए कि वहाँ घास थी, वहाँ पेड़ थे, उन्होंने उस मिट्टी को पकड़ा हुआ था। अब ये लोहे की कील से कहाँ, अच्छा उसमें क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उन्होंने लगाया ऊपर, तो वहाँ जो है उस जंगल में वो जो हिरन है, जंगली जानवर है, वो जा रहा है, उस जाल में फंस करके वो नीचे नदी में गिर रहे हैं, उससे वो फंस जा रहे हैं उसमें, तो उनके लिए तो खतरा है, खतरनाक है। और वो जो हमारा जो आइबेक्स है, जो पहाड़ी वो जो गोट है, तो वो जाता है, वो उसको पहाड़ी पे चढ़ना है, तो वो लगातार उससे गिर रहे हैं, वो फंस रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो ये उससे नुकसान।